तो आपका डाउट ये है कि कैपिटल इकोनॉमी क्या होता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है, यही ना। तो कैपिटल इकोनॉमी का मतलब ये है कि धन या पूंजी, धनी या पूंजीपति, ये पूरे अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करते हैं कैपिटल इकोनॉमी में। कैपिटल इकोनॉमी में उत्पादन का काम, वितरण का काम, विनिर्माण का काम और उपभोग या कंजम्पशन का कार्य सब के सब बाजार के द्वारा संचालित होते हैं। यानी बाजार में सभी लोग हैं, पूंजीपति भी है, बनाने वाला भी है और खरीदार भी है, सब स्वतंत्र है, किसी के मामले में कोई इंटरफेयर नहीं है। उत्पादन करने वाले को जो मन है उत्पादन कर रहा है और खरीदने वाले को जो मन है खरीद रहा है, उसमें सरकार का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, यानी कि हस्तक्षेप नहीं है। इसको कहा जाता है अहस्तक्षेप, या इंग्लिश में इसको कहा जाता है कि लेसेस फेयर, एक टर्म है लेसेस फेयर या अहस्तक्षेप की नीति होता है, LASSIES, लेसेस फेयर, अहस्तक्षेप, सरकार का इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। अगर आप पूंजीपति हैं, आपके पास धन है, आपके पास पैसा है, तो आप लगा करके कोई भी इंडस्ट्री खोल सकते हैं। आप पूंजीपति हैं, आप चाहते हैं कि कोई रिटेल दुकान खोलें, देन आप दुकान खोल सकते हैं। आपके पास पैसा है, आपको लगता है कि आप होलसेल का काम करें, तो आप होलसेल खोल सकते हैं। डीलर का काम करें, डीलर बन सकते हैं। कंपनी का CNF लेना है, देन CNF ले सकते हैं। अब उद्योग है, आप पूंजीपति हैं, आपको लगता है कि आज कार बना रहे हैं, तो आपको मन करता है मोटरसाइकिल भी बनाए, देन आप मोटरसाइकिल भी बना सकते हैं। आपको मन करता है कि पेन बनाए, देन पेन भी बना सकते हैं। तो न तो खरीदने वाले को, न तो बेचने वाले को, न तो बनाने वाले को किसी भी तरह का सरकार हस्तक्षेप करती है। जिसके पास जैसा शक्ति है, जैसा क्षमता है, जितना धन है, वो अपना काम करे। इसी को कहा जाता है कैपिटल इकोनॉमी या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजी ही सब कुछ है, और ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दरअसल लाभ के लिए किया जाता है, प्रॉफिट के लिए। लाभ नहीं होगा तो आज इंडस्ट्रियलिस्ट या उद्योगपति अपना बिजनेस ड्रॉप करके दूसरा बिजनेस शुरू कर सकता है। आपको अगर किसी दुकानदार से या किसी कंपनी का प्रोडक्ट फायदा नहीं हो करता है, अच्छा नहीं लगता है, देन आप इससे स्विच करके दूसरे में जा सकते हैं, दूसरा प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से स्वतंत्र अर्थव्यवस्था होता है, जो मार्केट के डिमांड पर काम करता है। उसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। पूंजीपति अपनी शक्ति, क्षमता, अवसर, संसाधन, इन सबों के आधार पर अपना उत्पादन, वितरण का कार्य करते हैं। समझ में आया? यानी एक तरह से ये ओपन इकोनॉमी की तरह काम करता है। जिसको जो मन किया वो उत्पादन कर लिया, जिसको जो मन किया वो खरीद लिया, जिसको जो मन किया बेच दिया। ये पूंजीवाद है, यानी धन ही सब कुछ है, पैसा ही यहाँ पे सब कुछ है। जो सबसे ज्यादा पैसा वाला वो उतना बड़ा सफल, उतना ज्यादा सफल। आज हाँ, मार्केट में आपको वैल्यू अपना प्रोडक्ट से, हाँ, तो वो सब आप ही के हाथ में, आप जैसे चाहें तैसे, जो चाहें। जैसे आज पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का ही देन है कि लोग पानी खरीद के पी रहे हैं। आज पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का ही देन है कि गोबर का उपला अमेजोन पे बिक रहा है, लोग उसको खरीद रहे हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का ही देन है कि आज दातुन बेचा जा रहा है, लोग खरीद रहे हैं। किसी भी चीज को बेचा जा सकता है, कोई भी जिसको जरूरत है वो खरीद सकता है। यह है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। समझ में आया?
तो आपने दो तरह का इकोनॉमिक देखा। हालांकि और भी कई तरह से इकोनॉमी को क्लासिफाई किया जाता है, जिसको हम लोग आगे देखते चलेंगे। वो सब के सब टेक्निकल टर्म है, उस सारे के सारे टेक्निकल टर्म का अपना अर्थ है, अपना महत्व है अपनी जगह पे। तो आगे हम लोग निरंतर देखते हुए चलेंगे। तो जो हम लोग देखे थे कि प्रकृति के आधार पर, यानी राज्य या कौन अर्थव्यवस्था में भागीदार है, कौन अर्थव्यवस्था की गतिविधियों में या आर्थिक क्रियाकलापों में पार्टिसिपेट करता है, इसके आधार पर हमने देखा था कि 3 तरह का इकोनॉमी होता है। कौन कौन? कैपिटल, सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी। आज हम तीसरे की बात करने वाले हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था। कल हम लोग क्या बात किए थे? मिश्रित अर्थव्यवस्था कर लिए थे, शायद नहीं किए थे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मिक्स्ड इकोनॉमी पे या मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब इसका नाम से ही पता चलता है कि ये मिश्रण है। हाँ, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था कंप्लीट हो गया हो। हाँ, तो अब हम बात कर रहे हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब ही है कि कहीं ना कहीं इसमें मिश्रण होगा। हो सकता है 1, 2, 3 इस तरह से कैरेक्टर को मिला करके हम अपने इकोनॉमिक प्रैक्टिस को या आर्थिक क्रियाकलाप को कर रहे होंगे। यहाँ पे 2 चीजों का मिश्रण है मिश्रित अर्थव्यवस्था में। किस किस चीज का है? तो इसमें 2 है। एक है क्या? तो एक है कैपिटलिज्म, यानी पूंजीवादी व्यवस्था भी है। इसमें 2 चीज है, पूंजीवादी भी है और दूसरा समाजवादी भी है। दोनों ही विशेषताओं को हम मिला करके एक कॉम्बो तैयार किए हैं और यही मिश्रण है या मिक्सचर है मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसका बेस्ट एग्जांपल है थर्ड वर्ल्ड कंट्री, तीसरे दुनिया के देश, या वो टर्म अभी भूल जाओ, बाद में हम बात करेंगे उस पर। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब यह है कि जहां पे कुछ काम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के रणनीति पे किया जा रहा है या उस पद्धति से किया जा रहा है, और कुछ काम समाजवादी अर्थव्यवस्था से। यानी कि यहाँ पर दोनों ही तरह के लोग होंगे, उत्पादन, वितरण और विनिर्माण में तथा उपभोग में। पूंजीपति भी होंगे और सरकार भी काम करेगी, दोनों काम करेंगे। अर्थव्यवस्था में दोनों ही लोग काम करेंगे। पूंजीपति भी उत्पादन करेगा, ये भी उत्पादन करेगा, ये भी वितरण करेगा, ये भी विनिर्माण करेगा, और यहां पर ये भी करेगा, सरकार भी करेगा। दोनों ही लोग काम करेंगे। समाजवाद में क्या देखे थे कि सिर्फ सरकार, पूंजीवाद में सिर्फ पूंजीपति, यहां पे दोनों लोग। ये क्यों आया? अब समस्या ये भी है कि इसको तो आना नहीं चाहिए था। जब पूंजीवादी चल रहा था, जब समाजवादी चल रहा था, तो क्यों लाया गया अचानक? ये नया एक्सपेरिमेंट क्यों? तो ये नया एक्सपेरिमेंट दरअसल 1929 के बाद आया। 1929 के बाद ये प्रयोग शुरू हुआ मिश्रित अर्थव्यवस्था का। दरअसल हुआ क्या कि 1929 में विश्व आर्थिक संकट के दौर से गुजरने लगा। 1929 में विश्व में आर्थिक संकट या आर्थिक मंदी आया। याद रखना ये टर्म, आर्थिक मंदी या आर्थिक संकट। जैसे कोरोना काल में आया। आर्थिक मंदी का मतलब यह है कि विश्व में या दुनिया में मांग, उत्पादन, पूर्ति, ये सब के सब घट गया। बाजार में किसी चीज का मांग है, गिरावट आ गया। अब मान लो ऐसे समझ लो आपका दुकान है, आप कहीं शहर में दुकान खोल करके रखे हुए हैं। आपका दुकान खूब चलता था, हर दिन सैकड़ों ग्राहक आते थे और आप लाखों का सामान बेचते थे। उससे आपको मुनाफा होता था। 1 लाख रुपए का सामान बेचते थे तो आपको 10% या 10% फायदा होता था। दिन 10,000 रुपये का आपका फायदा होता था। अब उस 10,000 रुपये का आप खर्च करेंगे। आप भी अगर पैसा कमाए हैं तो पैसा तो खाएंगे नहीं, वो तो कागज का टुकड़ा है। तो उसको क्या करेंगे? आप जमीन खरीदेंगे, घर बनाएंगे, गाड़ी खरीदेंगे, बंगला, एसी खरीदेंगे, मोबाइल खरीदेंगे, लैपटॉप खरीदेंगे, पता नहीं क्या क्या, जो जो चीज खर्च करना होगा आप खर्च करेंगे, तो पैसा मार्केट में जाएगा। तो इस तरह से होता क्या है कि जब आपका दुकान चल रहा था तो आप पैसा अर्न कर रहे थे। अब पता चला कि कुछ दिनों के बाद दुकान में कोई खरीदार नहीं आ रहा है,
तो ये क्या हो गया, मंदी का स्थिति हो गया, यानी कि खरीदार नहीं है, मांग नहीं है आपका, तो आपका मंदी आ गया। और लोगों का हो सकता है चल रहा हो तो उनका अच्छा है, वो मंदी में नहीं है, लेकिन आप इंडिविजुअल लेवल पे मंदी में चले गए। अब जो चीज आपके साथ घटित हो रहा है, आपके दुकान से खरीदार नहीं खरीद रहे हैं, तो पता चला कि सबके साथ यही हाल है। पूरे शहर में कोई दुकान में बहुत कम ही लोग खरीद रहे हैं पहले की तुलना में। जैसा खरीद बिक्री पहले होता था अब ऐसा नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब है कि पूरे शहर की अर्थव्यवस्था में मंदी आ गया है, लोग खरीद नहीं रहे हैं। तो ये कई कारणों से होता है, मंदी का कारण कई हो सकता है। ये क्यों होता है, इकोनॉमी में हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसकी टेक्निकलिटी समझेंगे कि क्यों मंदी आता है, रिसेशन क्यों आ जाता है। तो मंदी पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में आ गया, किसकी वजह से आया, तो पता चला इसके वजह और इसके वजह से, दोनों के वजह से आया है। ये जो दोनों पॉलिसी या जिस स्ट्रेटेजी पे वर्ल्ड इकोनॉमी को संचालित किया जा रहा था, ये पूरी तरह से सफल नहीं हुआ। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पूंजी या धन कुछ वर्गों के हाथों में सिमट करके रह गया। समाजवादी अर्थव्यवस्था में कोई प्रोग्रेस या प्रगति नाम का कोई चीज नहीं दिखा, अधिक डिमांड क्रिएट नहीं हुआ। आपको पता ही है समाजवाद में क्या स्थिति है कि आपकी जितनी आवश्यकता है और आपकी जितनी योग्यता है उसी के आधार पर आपको दिया जाएगा। तो ये जो दोनों स्थिति थी, दोनों ही स्थिति अर्थव्यवस्था को मंदी में ढकेल दिया। बाजार में मांग, डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्शन सब के सब धीरे धीरे घटने लगा। अब जब मंदी आ गया देन उस मंदी की वजह से पूरे इकोनॉमी डिस्टर्ब हो जाता है, रोजगार नहीं मिलेगा, उत्पादन का काम होगा, खरीद बिक्री होगा, पैसा का रोटेशन होगा, तभी तो लोग काम करने जाएंगे, करेंगे। और जब काम करेंगे तो उनके पास पैसा आएगा देन वो खरीदारी करेंगे, खर्च करेंगे। तो पता चला कि पूरे इकोनॉमी ही मंदी में चले गया और इसके कारण था ये दोनों सिस्टम। अब ऐसी स्थिति में इस सिचुएशन से निकालने के लिए एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट है, ब्रिटेन का अर्थशास्त्री, जिसका नाम है जॉन मेनार्ड कीन्स। जॉन मिटा रहे हैं, इसका नाम है जॉन मेनार्ड कीन्स। जॉन मेनार्ड कीन्स। इन्होंने कहा कि भैया ये जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है और ये जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है इसको हटाओ और इन दोनों को मिला करके इकोनॉमिक लाओ, इकोनॉमिक सिस्टम लाओ, तब जाकर के अर्थव्यवस्था पटरी पर आएगा। तो जैसा कि हमने देखा कि समाजवादी अर्थव्यवस्था किसने दिया, मार्क्स ने, दास कैपिटल में। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी किसने दिया, एडम स्मिथ ने। मिक्स्ड इकोनॉमी किसने दिया, जॉन मेनार्ड कीन्स ने। क्लियर है, कहां का है ये, ब्रिटेन का है। इन्होंने कहा कि भैया अगर दुनिया को विश्व को आर्थिक मंदी से निकालना है तो हम दोनों सिस्टम को अपनाएंगे, यानी कि सरकार भी काम करे और पूंजीपति भी काम करे, तब जाकर के स्थिति सुधरेगी। जैसे आपको कोई गंभीर बीमारी हो जाता है तो आप क्या करते हैं, एक जगह इलाज कराते हैं। पहले पता चला किसी एलोपैथी के पास कराते थे तो उससे मामला कंट्रोल में नहीं आया, फिर आप आयुर्वेद के पास गए, उससे भी मामला थोड़ा सा कंट्रोल हुआ, वहां भी कंट्रोल नहीं हुआ, देन आप चले गए होमियो के पास, फिर चले गए यूनानी के पास, फिर चले गए ओझा के पास कि भैया ओझा जी हो सकता है ठीक करते हैं। यानी कि सारे के सारे प्रयोग आपको ठीक करने के लिए किए गए और फाइनली जब सारे के सारे प्रयोग किए गए तो पता चला कि हर एक चिकित्सा का हर एक पद्धति से आपका सेहत में कुछ ना कुछ सुधार हुआ है और कुल मिला जुला करके आप ठीक हो गए। तो आज भी हम उसी चीज को अपनाते हैं। देखिएगा, जब कोई बीमारी हमको होता है प्रारंभ में तो हम पहले घरेलू नुस्खा अपनाते हैं, फिर उसके बाद आयुर्वेद का मदद देते हैं, फिर उसके बाद नहीं समझ जाता एलोपैथ में चले जाते हैं, फिर उसके बाद नहीं समझता यूनानी अपना पता नहीं कौन कौन से थेरेपी अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं कि ताकि हम किसी भी तरह से स्वस्थ हो जाएं। सेम सिचुएशन बीमार जब अर्थव्यवस्था हो गया, अर्थव्यवस्था का बीमार का मतलब है मांग नहीं है, उत्पादन नहीं हो रहा है, सप्लाई नहीं हो रहा है,
तो अर्थव्यवस्था बीमार हो गया। अर्थव्यवस्था का मतलब है कि एक साइकिल होता है अर्थव्यवस्था, वो साइकिल घूमते रहना चाहिए। जिस दिन घूमना बंद कर देगा उस दिन अर्थव्यवस्था डेड हो जाता है। साइकिल किस चीज का होता है? तो ये साइकिल होता है मांग का, डिमांड का, ये साइकिल होता है पूर्ति का, ये साइकिल होता है उत्पादन का, ये साइकिल होता है विनिर्माण का। इन सबों का साइकिल चलते रहना चाहिए। ये साइकिल होता है रोजगार का, ये साइकिल होता है निवेश का, ये साइकिल होता है उपभोग का। इन सबों से मिला करके ये साइकिल चलते रहना चाहिए। हर एक चीज एक दूसरे पर निर्भर है, इसमें से कोई भी हटा देन इकोनॉमी धीरे धीरे गर्त में चले जाएगा। जैसे आपको सेहतमंद रहने के लिए हर एक चीज जरूरत होता है, मिनरल्स जरूरी है, फैट जरूरी है, विटामिन जरूरी है, उसी तरह से अर्थव्यवस्था को स्वस्थ रखने के लिए ये सब कुछ प्रॉपर तरीके से चलते रहना चाहिए। यानी सब के सब रोटेट होना चाहिए। और ये सब रोटेशन कैसे होता है? थ्रू मनी, पैसे के द्वारा। पैसे के द्वारा ये सब कुछ रोटेट होता है। पैसा हार्मोन की तरह काम करता है इसमें, जहां पैसा जाएगा वहां पे सब कुछ होने लगेगा। अगर पैसा गलती से रुक गया तो समझ लीजिए कि आपके ब्लड में क्लॉटिंग हो गया, ब्लड में थक्का हो गया। जैसे आपका ब्लड, बॉडी का ब्लड कैसे सर्कुलेट करता है? जब तक उसमें कोई बाधा ना हो, जैसे ही ब्लड में थक्का बन गया तो ब्लड उस रफ्तार से जाएगा ही नहीं, धीरे धीरे जाएगा। एक समय आएगा कि रुक भी सकता है। जब रुक गया तो समझ लीजिए आप आईसीयू में भर्ती होने वाले हैं, आपको गंभीर संकट हो गया है सेहत पे। तो अर्थव्यवस्था में पैसा हमेशा रोटेट होते रहना चाहिए। जहां पैसा किसी के पास रुक गया, मान लो कि ये पैसा उत्पादक वर्ग के पास या पूंजीपति के पास जाकर के रुक गया, तो समझ लो अर्थव्यवस्था डेड हो जाएगा। इसीलिए कभी भी आप किसी पूंजीपति का बुराई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पूंजीपति के पास पैसा जितना आएगा वो उतना ही ज्यादा खर्च करेगा, दूसरा प्लांट लगाएगा, अपने इंडस्ट्री को और जगह विस्तार देगा, और लोगों विस्तार देगा, प्लांट लगाएगा तो और लोगों को रोजगार मिलेगा। रोजगार के नीचे निवेश, इन्वेस्टमेंट, ये उपभोग यानी कंजम्पशन, ये विनिर्माण या मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, डिमांड, सप्लाई, और ये मनी। तो ये सब के सब साइकिल चलते रहना चाहिए। अगर साइकिल रुक गया देन इकोनॉमी डेड हो जाएगा। तो यही स्थिति 1929 में हुआ। ये स्थिति आज भी हुआ था, मंदी में आया था। कब? कोरोना काल में। कोरोना के समय में जब महामारी फैला तो इस समय भी आया। उसी मंदी से उबारने के लिए विश्व अर्थव्यवस्था को, जो मंदी में था, इस मंदी को उबारने के लिए कई तरह के स्ट्रेटेजी किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? अब सोचो, कल्पना करो, मान लो कुछ कंट्री है, ये ऊपर वाला मिटा दें। अब देखो, इसको समझो। हाँ, देखो अब कैसे मंदी से निकाला जाता है। मंदी से निकालने के लिए हमने पद्धति तो बदल दिया कि चलो मिक्स्ड इकोनॉमी लाते हैं, लेकिन मिक्स्ड इकोनॉमी लाए भी तो भी हमको कुछ करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे क्या था, वो यहाँ पे क्या लिखे थे, यहाँ पे क्या लिखे थे, याद है? यहाँ पे उत्पादन या विनिर्माण। चलो, वेरी गुड। अब हमने कहा कि आज भी जैसे मंदी होता है तो मंदी से निकलने के लिए हम क्या करें भाई? पता चला, आप खुद कल्पना करो, मंदी क्यों आता है? क्यों आता है मंदी? मंदी दरअसल सिचुएशन की स्थिति है, संतुष्टि की स्थिति हो जाता है। मान लो आपके पास आप हैं, आपका परिवार है, इस परिवार में 5 लोग रहते हैं, इस तरह से 5 लोग हैं। अब आप 5 लोगों को या आपके परिवार को क्या चाहिए भाई? तो आपके परिवार को चाहिए कि आपके पास 10 एकड़ भूमि हो, 5 को कार हो, सबके पास बंगला हो, सबका शिक्षा, उच्च शिक्षा प्राप्त हो, स्वास्थ्य अच्छा हो, मनोरंजन का साधन हो, वगैरह वगैरह, जो भी आपको चाहिए। ये सब कुछ आपको मिल गया है, सब कुछ आपको मिल गया, आपने सब हासिल कर लिया है। ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है, आप किसी चीज का डिमांड करेंगे? पता चला कि जितना भी मार्केट का अच्छे चीजें हैं या जो जिससे आपको संतुष्टि मिलती है, जिसके लिए इकोनॉमी में संतुष्टि के लिए यूटिलाइजेशन या उपयोगिता शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो आपने ये सब कुछ लेकर के संतुष्ट हो गए हैं, तो आप मांग क्रिएट करेंगे? पता चलेगा कि नहीं, पहले जैसा नहीं मांग करेंगे। लेकिन अगर कल्पना करो कि अगर इन सबों में से आपके पास सबका अभाव है,
आपके पास नहीं है तो आप क्या करेंगे? खूब मेहनत करेंगे, खूब पैसा कमाएंगे और कमा करके ये सारी जरूरतों को पूरा करेंगे। जब आप इसकी मांग करेंगे देन यहाँ पे उत्पादन होगा, फिर आपका सप्लाई होगा, और ये सब काम करेंगे, उत्पादन करेंगे, सप्लाई करेंगे, देन लोगों को उसमें रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगा उत्पादन करने के लिए और इसको सप्लाई करने के लिए। जैसे उत्पादन होगा, रोजगार सप्लाई होगा, तो जो पैसा लगाया है वो और पैसा लगा करके और ज्यादा उत्पादन करेगा, और ज्यादा उत्पादन करेगा तो और ज्यादा सप्लाई होगा, और ज्यादा सप्लाई होगा तो और ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, और ज्यादा लोग खर्च करेंगे, तो ये चीज बढ़ेगा। तो ये इस मंदी का कारण ये भी है, और मंदी से निकलने के लिए हम ये साइकिल को प्रमोट करते हैं। तो मंदी तब होता है जब आप सेटिस्फाई हो जाते हैं। जैसे कई ऐसे विकसित देश हैं, जैसे ब्रिटेन है, अमेरिका है, ये सब विकसित हो गए, इनके मार्केट में डिमांड बड़ी कम है जितना डिमांड हमारे यहाँ के लोग भूखे हैं। उनको अच्छा कपड़ा चाहिए, अच्छा शिक्षा चाहिए, अच्छा सड़क चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य सेवा चाहिए, सब कुछ चाहिए उनको, क्योंकि उनके पास नहीं है। इसीलिए भारत का बाजार सबसे आकर्षक बाजार है। सब दुनिया के सारे बड़े बड़े कैपिटलिस्ट यहाँ पे निवेश करना चाहते हैं, यहाँ पे उद्योग स्थापित करना चाहते हैं, यहाँ बिजनेस करना चाहते हैं, और इसी चीज का फायदा नरेंद्र मोदी उठाते हैं और दुनिया को धमकाते रहते हैं कि अबे मेरे साथ पंगा लेगा तो हम अपना बाजार बंद कर देंगे तेरे लिए। तो वो डर जाते हैं कि ना भैया इसकी बात सुनो, क्योंकि इसके पास मांग है, डिमांड है। तो डिमांड है देन इकोनॉमी बूस्ट करेगा। तो विकसित देशों के साथ क्या है कि वो सेचुरेट हो गए हैं बेचारे, उनको जितना ग्रोथ करना था ग्रोथ कर गया, उनके पास सब कुछ है, उनके पास सब कुछ है। इसीलिए अब वो खोज करते हैं और खोज करके दुनिया में अपना प्रभुत्व स्थापित करते हैं। इसलिए वो तकनीक पे ज्यादा फोकस करते हैं, टेक्नोलॉजी पे। उनका जीवन एकदम सरल हो गया है, सब कुछ तकनीक के हाथों में नियंत्रित है। इसीलिए वहां पे आप देखेंगे तो पारिश्रमिक सबसे ज्यादा मिलता है, क्योंकि यहाँ पे लोग काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, सब कुछ उनके पास है। और काम भी करेंगे तो इतना पैसा सरकार दे देती है या इतना मेहनताना उनको मिल जाता है कि उनको ज्यादा ये नहीं होता। तो इसीलिए विश्व की अर्थव्यवस्था उन पे कंट्रोल में नहीं है। विश्व की अर्थव्यवस्था वो उत्पादक के रूप में है और बेचते हैं दुनिया को, और खरीदार हम लोग हैं। इसलिए मेन कड़ी हम ही लोग हैं। हम लोग नहीं खरीदेंगे तो वो डेड हो जाएंगे। उनकी अर्थव्यवस्था, उनकी जो खुशहाल लाइफ है, उनका जो लाइफ स्टेटस है, कहीं ना कहीं बाधित हो जाएगा। इसीलिए वो हमसे डरने लगे हैं। पहले हम इस चीज को नहीं जानते थे या जानबूझ करके उनके अंदर में रहना पसंद करते थे, क्योंकि हमारी सरकारें ऐसी थी कि हमको गिरवी रख करके या हमें अपनी शक्ति का ही एहसास नहीं होने देती थी, क्योंकि वो खुद कमाने के चक्कर में रहते थे, कमीशन खाने के चक्कर में रहते थे कि हम मिल करके उनसे कमीशन खाएं। तो ये मंदी क्यों होता है? तो मंदी एक सिचुएशन की स्थिति है और किसी भी कारण से हो सकता है। एक कारण ये है कि वहां पे डिमांड कम हो जाए। दूसरा कारण ये भी होता है कि मंदी जैसे कुछ ऐसे प्राकृतिक संकट आ जाए, जैसे कोरोना काल में एक प्राकृतिक संकट आया, महामारी फैला। हालांकि ये मेन मेड है, प्राकृतिक नहीं है, मानव निर्मित है। अगर वुहान के लैब में ये वायरस लैब से बाहर नहीं हुआ होता तो दुनिया आज इतनी परेशान नहीं होती। अब सोचो, पूरी दुनिया अपने घर में बंद हो गई, न तो तेल का खर्च है, न तो ज्यादा बिजली का खर्च है, न और कोई अतिरिक्त खर्च है। इससे क्या हुआ कि धीरे धीरे मार्केट में मांग कम होने लगा। लोग उद्योग में जा ही नहीं रहे उत्पादन का काम करने के लिए, घर बैठे हुए हैं, क्योंकि मार्केट में अब धीरे धीरे मांग कम होने लगी। लोगों के पास पैसा नहीं आ रहा है, पैसा जिसके पास जहां है वहीं पे ब्लॉक हो गया है, क्योंकि भाई मार्केट तो पूरा बंद है, कोरोना पीरियड है। अब जो मूलभूत जरूरत है बस रोटी, कपड़ा और मकान, उसी पर जीवन निर्वाह हो रहा है। इस स्थिति में 2 साल में पूरे अर्थव्यवस्था को फिर से मंदी में ढकेल दिया। और जितने विकसित कंट्री हैं जो अपने आप को विकसित करते हैं, जिनकी जीडीपी ग्रोथ रेट डबल डिजिट में था, वो बेचारे सिंगल डिजिट में चले आए। तो मंदी प्राकृतिक कारण से भी आ सकता है और मेन मेड भी हो सकता है। और इस मंदी का प्रभाव क्या पड़ेगा? लंबे समय तक उस अर्थव्यवस्था को जान फूकने में लग जाएगा। अब उसके लिए क्या किया जाएगा? इस मंदी से निकालने के लिए क्या किया जाएगा? तो कीन्स महोदय ने मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल तो दिया। अब उस मिश्रित अर्थव्यवस्था के बावजूद भी फिर से मंदी आ गया, तब क्या किया जाएगा भाई? तब भाई डिमांड क्रिएट करना है। डिमांड क्रिएट करेंगे तभी तो फिर से इकोनॉमी में जान आएगा। तो इसके लिए कराओ क्या? युद्ध। अब मंदी से बाहर निकलने के लिए वॉर कराया जाएगा, युद्ध, वॉर होगा, युद्ध होगा।
तब जाकर के अर्थव्यवस्था मंदी से बाहर निकलेगी। कैसे? युद्ध से क्या होगा? तो युद्ध से जो कुछ भी बना करके आप रखे हैं, भवन, सड़क, कई तरह के एजेंसी, प्रयोगशाला, जो भी है, स्कूल, हॉस्पिटल, इंडस्ट्री, वो सब के सब युद्ध में तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। होगा, बमबारी हो गई, मिसाइल फेंका जाएगा, लोग मरेंगे, ये सब के सब तबाह होगा। अब ये सब कुछ जब जैसे ही जब मान लो ये सब कुछ युद्ध में तबाह हो गया, ये क्या हुआ? तबाह हुआ। जैसे ही ये सब कुछ तबाह होगा, अब उसके बाद क्या होगा? तबाही के बाद क्या होता है? पुनर्निर्माण शुरू होता है। अब फिर से इसका निर्माण किया जाएगा। तबाही के बाद फिर इसका निर्माण होगा। तो निर्माण जैसे ही होगा, दिन क्या होगा? निर्माण करने के लिए उत्पादन होगा, मांग होगा, सप्लाई होगा, रोजगार मिलेगा, निवेश होगा, कंजम्पशन होगा, विनिर्माण होगा, सब फिर से चालू हो जाएगा। कुछ सालों तक फिर डिमांड। अब सोचो, ये सब काम जब हुआ है तो कितना वर्ष लगा होगा ये सब बनाने में, सड़क, पुल, भवन, विद्युत उत्पादन, परिवहन, पता नहीं, रेलवे, सब कुछ बनाने में कितना साल लगा होगा। अब उतने ही साल फिर से लगेगा बनाने में लगेगा तो पैसा लगाया जाएगा, खर्च होगा, एक हाथ से दूसरे हाथ में पैसा जाएगा, नए नए रिसर्च होंगे, इनोवेशन होंगे, सब कुछ फिर से किया जाएगा। दिन क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। दिन क्या होगा? इन्वेस्टमेंट होगा, प्रोडक्शन होगा, सप्लाई होगा, सब कुछ शुरू हो जाएगा। तो युद्ध एक तरह से समझ लीजिए कि इमरजेंसी उपचार है, आपातकालीन उपचार की तरह है अर्थव्यवस्था को मंदी से बाहर निकालने के लिए। हालांकि इस चीज को सभी लोग नहीं बताते हैं कि मंदी से बाहर निकालने के लिए भी युद्ध किया जाता है, लेकिन किया जाता है। ये विकसित देश करती है। आज जैसे रूस और यूक्रेन के साथ वॉर हो रहा है, अब रूस और यूक्रेन से क्या हो रहा है? रूस के क्षेत्र भी तबाह हो रहे हैं, यूक्रेन के क्षेत्र भी तबाह हो रहा है। अब इसको फिर से रीबिल्ड किया जाएगा, पुनर्निर्माण किया जाएगा। तो पुनर्निर्माण किया जाएगा तो सड़क बनाए जाएंगे, सड़क बनाए जाएंगे तो ईंट, गारा, रॉड, सीमेंट, पता नहीं क्या क्या खर्च होगा तो वो सब बनाया जाएगा, उत्पादन किया जाएगा, तभी तो वहां पे खर्च किया जाएगा। तो ये सब जैसे ही उत्पादन का काम होगा, लोग लगेंगे, मशीन लगेगा, पैसा लगेगा, और लगा करके ये सब काम किया जाएगा। तो अर्थव्यवस्था में मंदी क्यों आता है? मंदी के और भी कारण है, मेन मेड भी कारण है और नेचुरल फैक्टर भी है। अब मान लो कि हमारा उत्पादन ही नहीं हुआ तो मंदी आ जाएगा। मान लो कि किसी दुनिया में कोई ऐसा अभी जिस सिचुएशन में मान लो धरती अभी क्लाइमेटिक चेंज के दौर से गुजर रहा है, जलवायु परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। अब इसके वजह से उत्पादन पर भी प्रभाव पड़ रहा है, जैसे विशेष करके प्राइमरी सेक्टर का। अब उसके वजह से उत्पादन ही नहीं होगा, दिन उसका मांग नहीं होगा, दिन बाकी सब कुछ भी प्रभावित होने लगेगा। तो मंदी के कई कारण हैं। हो सकता है सरकार के कुछ ऐसी नीतियां हो जिसके वजह से अर्थव्यवस्था धीरे धीरे स्लो हो गया हो, टैक्स सरकार ज्यादा लगा दी हो, या रिस्ट्रिक्शन या प्रतिबंध ज्यादा लगा दी हो, या किसी दूसरे देशों के साथ संबंधों में खटास आने की वजह से कुछ ऐसे निर्णय ले लिए गए हों तो जिससे उस देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकता है। तो मंदी के कई फैक्टर हैं। तो मंदी के उस 1929 के फैक्टर से बाहर निकलने के लिए कीन्स महोदय ने कहा कि न भैया, न तो कैपिटल इकोनॉमी लाइए, न तो सोशलिस्ट इकोनॉमी, क्योंकि सोशलिस्ट इकोनॉमी भी फ्लॉप और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी फ्लॉप हो गया है। ऐसी स्थिति में कहा गया कि इन दोनों को मिला करके लाया जाए, इसी को कहा गया मिक्स्ड इकोनॉमी। यहां तक समझ में आया? तो ये कॉन्सेप्ट लाया गया कीन्स महोदय के द्वारा, याद रखिएगा। अब इसकी विशेषता क्या है? सबसे पहले तो यह समझ लीजिए कि विशेषता क्या है और कहां पे आया। मिश्रित अर्थव्यवस्था को दरअसल तीसरे दुनिया के देशों ने अपनाया। जैसे हम दुनिया को 3 वर्गों में बांटते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड या प्रथम दुनिया, फर्स्ट वर्ल्ड, प्रथम दुनिया। इसमें वो विकसित देश आते हैं, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ये सारे देश आते हैं जहां पे कैपिटलिज्म है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जहां पर है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाले, इनको फर्स्ट वर्ल्ड कहा जाता है। उसके बाद दूसरी दुनिया कहा जाता है, सेकंड वर्ल्ड, दूसरी दुनिया। दूसरी दुनिया उस कंट्री को कहा जाता है जो समाजवादी अर्थव्यवस्था को फॉलो किया, जैसे रसिया या यूएसएसआर, चीन, क्यूबा, वेनेजुएला, इस तरह के देश।
ये दूसरी दुनिया है, समाजवादी। अब जो कभी कॉलोनी था, उपनिवेश था इन कैपिटलिस्ट कंट्रियों का, आपको पता ही है कि भारत ब्रिटेन का कॉलोनी था, उपनिवेश था। 200 सालों तक इसे एक बाजार के रूप में इस्तेमाल किया गया। यहां से कच्चा माल लिया जाता था और यूरोप के उद्योगों में विनिर्मित करके वापस इसको बेचा जाता था। तो एक तरह से बाजार की तरह था, खरीदार और बिक्री। जहां पे बाजार में क्या होता है, खरीद और बिक्री होता है, तो यहाँ पे सिर्फ खरीद और बिक्री के रूप में इसका प्रयोग किया गया। यहाँ पे उत्पादन का काम बंद कर दिया गया था, विनिर्माण का काम बंद कर दिया गया था। सब कुछ यूरोप से लाया जाता था और ला करके यहाँ बेचा जाता था। तो इसके वजह से बहुत सारे दुनिया के कई कंट्री धीरे धीरे इन डेवलप कंट्री के हुकूमत में चली गई थी, जैसे फ्रांस के, पुर्तगाल के, डेन के, ब्रिटेन के, कई ऐसे देश थे, जर्मनी के, जिसके अंडर में ये बाजार चले गए थे या ये देश चले गए थे। और बाद में लंबे समय तक विशेष करके एशिया के और अफ्रीका के देश, बहुत सारे अफ्रीकन कंट्री और एशियन कंट्री और साउथ ईस्ट एशिया कंट्री, जिसमें एक भारत भी शामिल है, देश कहीं ना कहीं इन विकसित देशों के कब्जे में चले गए थे और उनके जाने की वजह से इनका इकोनॉमी पूरी तरह से उनके कब्जे में चला गया था। लेकिन लंबे समय तक फ्रीडम फाइटिंग के बाद, यानी कि स्वतंत्रता या स्वाधीनता की लड़ाई के उपरांत इन्होंने उनके चंगुल से मुक्ति हासिल की, फ्री हुए। भारत भी 1947 में फ्री हुआ, आजाद हुआ। किससे? ब्रिटेन से। अब ये जो कंट्री है इसको कहा गया थर्ड वर्ल्ड कंट्री या तीसरी दुनिया के देश। तीसरी दुनिया के देश, इस तीसरी दुनिया को देखना है तो इनका एक ग्रुप है, कॉमनवेल्थ, राष्ट्रमंडल। इसमें बहुत सारे देश आपको मिलेंगे जो कभी ना कभी ब्रिटेन के हुकूमत में थे, या ब्रिटेन जिनको कॉलोनी बना के या उपनिवेश बना करके रखा था। तो ये राष्ट्रमंडल के जितने भी देश हैं ये सब के सब तीसरी दुनिया के देश है, जिसमें भारत है, पाकिस्तान है, इस तरह के देश, बांग्लादेश, अफ्रीका। उन्हें भारत को हम, इस भारत का है, बाकी और देश पहले से भी हैं तीसरी दुनिया वाले। जैसे जैसे जो आजाद हुआ है, भारत 97 से तीसरी दुनिया का देश कहला है पहले, और बाकी सारे देश जो हैं उससे पहले जो आजाद हुए वो उसमें है। यानी कि तीसरी दुनिया वो देश है जो कभी ना कभी किसी न किसी राष्ट्र का कॉलोनी था, उपनिवेश था। ठीक है। हाँ, तो तीसरी दुनिया का देश, जिसका तीसरी दुनिया के देश का एक ग्रुप है राष्ट्रमंडल, आज कॉमनवेल्थ जिसका कहा जाता है, कॉमनवेल्थ कहा जाता है। कॉमनवेल्थ गेम होता है, आप सुने होंगे, कॉमनवेल्थ गेम, राष्ट्रमंडल खेल। तो उसमें कभी वो, उसमें जितने भी देश शामिल है वो सब के सब कभी ना कभी ब्रिटेन के उपनिवेश थे, कॉलोनी थे। क्या होता है उपनिवेश, कैसे काम करता है, ये इतिहास में हम लोग पढ़ेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री में। लेकिन हिस्ट्री को भी इकोनॉमिक्स में खोजना जरूरी है, क्योंकि इतिहास के बगैर अधूरा है। तो दरअसल मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है यही तीसरी दुनिया के देशों में लाया गया, तीसरी दुनिया के देशों में लाया गया। क्यों अपनाया गया? क्योंकि भाई फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री कैपिटलिस्ट थी, सेकंड वर्ल्ड कंट्री सोशलिस्ट थी, और इन दोनों के इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी या पैटर्न से दुनिया को लंबे समय तक हेल्दी वेल्दी नहीं रखा जा सका। इस स्थिति में यह सिस्टम लाया गया। अब सवाल ये उठता है कि ये काम कैसे करता है, जैसे कैपिटलिस्ट, या इसका नेचर क्या है, इसकी विशेषता क्या है। जैसा कि हम लोगों ने कैपिटलिस्ट में देखा था, जैसा कि हम लोगों ने सोशलिस्ट में 4-5 पॉइंट देखे थे, उसी तरह से इसमें भी 4-5 पॉइंट माध्यम से हम समझ सकते हैं कि मिक्स्ड इकोनॉमी होता क्या है। तो मिक्स इकोनॉमी में जो सबसे पहला पॉइंट है, इसमें यह है कि पहला पॉइंट, सबसे पहला MXE, MXE मतलब मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी में सबसे पहला जो विशेषता होता है, उस देश के या उस राष्ट्र के संसाधन पर सरकार और पूंजीपति दोनों का नियंत्रण होता है। लिख सकते हैं आप कि आर्थिक संसाधनों पर, आर्थिक संसाधनों पर राज्य या सरकार तथा पूंजीपति दोनों का नियंत्रण होता है।
हमने बोला कि दोनों ही काम करते हैं, सरकार भी अपना काम करता है, पूंजीपति भी काम करता है। जैसे भारत में कल्पना करो, भारत में देखोगे तो तेल का उत्पादन आप कह सकते हैं कि जैसे पेट्रोल, डीजल, इस तरह के जिसको हम बायोफ्यूल करते हैं, जैविक ऊर्जा कहते हैं, जैव ऊर्जा कहते हैं जिसे। तो जो तेल उत्पादन है, मान लो तेल उत्पादन यानी पेट्रोल, डीजल, इस तरह का। पेट्रोल डीजल का उत्पादन रिलायंस भी करता है। कहाँ करता है? तो केजी बेसिन में करता है, कृष्णा गोदावरी बेसिन में तेल निकालता है, रिफाइनरी का काम जामनगर में अपना वो करता है। तो दूसरी ओर सरकार भी काम करता है, बीपीसीएल है, इंडियन ऑयल है, इस तरह से। इसी तरह से होटल प्राइवेट कंपनी भी चलाती है, सरकार का भी है होटल। इसी तरह से मान लो छोटा सा चीज, बस सरकार भी चलाती है, बस आप भी चला सकते हैं। यानी कि दोनों ही सेक्टर के लोग काम कर रहे हैं। जिनको जहां पे अपॉर्चुनिटी मिल रहा है सबको अवसर दिया गया कि आपके पास पैसा है, देन आप भी कीजिए। आज सरकार क्या कर रही है कि धीरे धीरे अपने आप को ये सब काम से बाहर निकाल रही है और सब कुछ धीरे धीरे इनको दे रही है कि अब तुम ही करो। भारत जिस रास्ते से जिस तरह से डिसइन्वेस्टमेंट कर रहा है, जिसको विनिवेशीकरण कहा जाता है, ये टर्म अपने आप में एक अध्याय है, एक चैप्टर है जिसको हम लोग आगे करेंगे। जिस तरह से विनिवेश कर रहा है, यानी कि अपने आप को जो बिजनेस था उसमें से अपना हाथ खींच रहा है, प्राइवेट सेक्टर को दे रहा है, तो कहीं ना कहीं फिर से इसी पूंजीपतियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी को लेकर के राजनीतिक दल विरोध करती है कि मोदी सरकार ये रेलवे बेच दी, तो ये बैंक बेच दी, तो ये उद्योग बेच दी, हाँ तो ये सब एयरपोर्ट बेच दी, वेरी गुड। तो ये क्या है? ये धीरे धीरे सरकार अपना हाथ खींच रही है। क्यों खींच रही है? तो इसके पीछे कारण है। इसके पीछे कारण ये है कि यहाँ पे सरकार को लॉस होता है। सरकार प्रोफेशनल तरीके से काम नहीं कर पाती है, जितने प्रोफेशनल तरीके से कॉर्पोरेट करता है, पूंजीपति करता है। वो हर एक व्यक्ति को रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट कर देता है कि आपका ये काम है तो आप इतना फायदा देंगे तभी आपको सैलरी मिलेगा। लेकिन सरकार में नहीं है, आप नौकरी कर रहे हैं, भाड़ में जा सरकार, आपको सैलरी मिलते रहता है। इसलिए सरकार धीरे धीरे लॉस में चली जाती है और सरकार जानबूझ करके भी कंपनी को लॉस में लाती है ताकि प्राइवेट सेक्टर को फायदा हो, क्योंकि उनसे उसको कमीशन मिलता है। नेता जानबूझ करके कंपनी को, सरकारी कंपनी को घाटे में लाते हैं क्योंकि प्राइवेट को फायदा हो। अपने बाजार को समेटने लगते हैं और प्राइवेट को ढकेल देते हैं सामने कि जाओ तुम काम करो, और उसमें से कमीशन लेते हैं। तो ये कई कारण है जिस पर हम लोग बारीकी से अध्ययन कर सकते हैं और ये चैप्टर है जिस पर हम लोग आगे बात करेंगे। तो आर्थिक क्षेत्र में अगर हम बात करें तो संसाधनों पर नियंत्रण प्राइवेट सेक्टर का भी होता है और पब्लिक सेक्टर यानी सरकार भी काम करती है और पूंजीपति भी काम करते हैं। अब साधन क्या हो सकता है? तो पूंजी, श्रम, भूमि, उत्पादन के जितने साधन हैं, ये सारे संसाधनों पर पूंजीपतियों को भी काम करने का अधिकार है, स्वतंत्रता है, और सरकार भी काम कर सकती है। तो मिश्रित इकोनॉमी में दोनों मिलकर के काम करते हैं। ऐसा इसलिए लाया गया क्योंकि सरकार के ऊपर और भी दायित्व होता है, और भी काम है सरकार के पास। इसलिए सरकार अपने काम, इन सब कामों को करने के लिए प्राइवेट सेक्टर को भी आमंत्रण देती है कि आओ तुम भी काम करो। सिर्फ सरकारी ढांचा से चलाएंगे दिन लॉस में चले जाएगा। ठीक है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का पहला विशेषता यह है, यानी आर्थिक क्रियाकलाप दोनों ही करते हैं, प्राइवेट सेक्टर भी और पब्लिक सेक्टर भी। ठीक है, दूसरी बात, जैसा कि हम लोगों ने कैपिटल इकोनॉमी में क्या देखा था? आर्थिक संसाधनों पर पूंजीपतियों का नियंत्रण। समाजवाद में क्या देखा था? राज्य का नियंत्रण। यहां पे दोनों का नियंत्रण। दूसरी विशेषता है मिश्रित अर्थव्यवस्था की दूसरी विशेषता, मिश्रित अर्थव्यवस्था में उत्पादन और वितरण में बाजार के नियम और गैर बाजार के नियम दोनों ही लागू होते हैं। दूसरा विशेषता, उत्पादन एवं वितरण में, उत्पादन एवं वितरण बाजार से भी संचालित होता है और गैर बाजार के नियम से भी। अब इसको कैसे समझें?
बाजार के नियम, यानी बाजार में जो प्रचलन में है, मान लो बाजार में प्रचलन में है स्मार्टफोन चलेगा, स्मार्टफोन मार्केट में मांग है, देन कंपनी स्मार्टफोन बना करके बेचती है धड़ल्ले से। वो अपना कीमत तय करती है, उसको जितना फायदा होता है और उसको लगता है कि इस कीमत पर मेरा प्रोडक्ट बिक जाएगा, देन उस कीमत पर वो बेचती है एज पर डिमांड, मार्केट डिमांड है, वो धड़ल्ले से बेचते रहती है। सरकार उसमें हस्तक्षेप नहीं करती है। ये बाजार का नियम है। बाजार में जो मांग है, बाजार में जो कीमत है, उसी आधार पर उत्पादक वितरक काम करता है। कंज्यूमर भी वही चीज खरीदता है जो टीवी में एडवर्टीजमेंट के द्वारा उसे परोसा जाता है, इंटरनेट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, कि भैया फेयर एंड लवली लगाइए, देन आप गोरे हो जाएंगे। और कंज्यूमर को लगता है कि भैया हम भी लगा लेते हैं, हम काले हैं, हम लगा लेंगे तो गोरे हो जाएंगे, तो खरीदने लगता है। तो बाजार में स्वतंत्र व्यवहार की अवसर रहता है। किसमें? कैपिटल इकोनॉमी में। तो कैपिटल इकोनॉमी के इस कैरेक्टर को यहाँ पे रखा जाता है, शामिल किया जाता है, क्योंकि भाई कैपिटलिस्ट भी काम कर रहे हैं तो उनको तो कैपिटल इकोनॉमी वाला कैरेक्टर या फ्रीडम तो देना ही पड़ेगा, तो दिया जाता है। दूसरी ओर गैर बाजार के नियम भी, यानी सरकार भी अपना कंट्रोल रखती है कि किस चीज का उत्पादन, किस मामले में क्या उत्पादन होगा। जैसे मान लो कोई संवेदनशील चीज है जिससे समाज पर नुकसान, समाज में नुकसान पहुंचा सकता है, समाज के सेहत पर, समाज के सुरक्षा पर, रोजगार पर, इन सबों पर खराब असर पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में सरकार उसका नियमन भी करती है, रेगुलेशन भी करती है, यानी कि वो उसके नियम भी चलते हैं पैरेलल में। जैसे मान लो आज अगर कल्पना करो, क्या कोई चाहेगा कि अगर शराब का उत्पादन कर लेते? कर सकता है, पता चलेगा नहीं, सरकार का कानून है, पनिशमेंट हो जाएगा। लेकिन अगर कोई चाहेगा कि हम धान का खेती कर लें, कोई चाहेगा कि हम दोना बना लें, कोई चाहेगा कि हम फल उत्पादन, तो वो कर सकता है, जितना इन्वेस्ट करना है कर सकता है, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसा काम करे जिससे समाज पर नुकसान हो, दिन वहां पर सरकार हस्तक्षेप करेगी, वहां वो काम नहीं करने देगी। सरकार कीमत भी तय करेगी। मान लो सरकार ने अफीम उपजाया, मान लो अफीम का खेती करवाया, गांजे का खेती करवाया, तो उसका कीमत सरकार तय करेगी, क्योंकि ये सब मेडिसिनल यूज किए जाते हैं, नार्कोटिक्स चीज है, मादक पदार्थ है, इसका भी जरूरत है। मान लो जहर का उत्पादन कर रहा है, सांप का जहर चाहिए, अब सब कोई सांप का जहर नहीं उत्पादन कर सकता है, सांप नहीं पाल सकता, पाल करके उसका जहर निकाल करके खुलेआम बेच रहे हैं, वो गलत हो जाएगा। लेकिन सरकार उसको अपने कंट्रोल में रखेगी, क्योंकि उसको मेडिसिन में यूज किया जाता है, दवा देने में उस जहर का उसके लिए। हाँ, वेरी गुड। सरकार लाइसेंस के माध्यम से आप पे कंट्रोल रखेगी, आपका कीमत कितना कीमत होगा ये तय करके रखेगी। यानी सरकार और बाजार दोनों ही मिलजुल करके काम करते हैं। इसमें सरकार का भी नियम चलता है, यानी गैर बाजार का भी नियम चलता है, और बाजार का भी नियम चलता है, दोनों ही काम करते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी में। जैसे आपके यहाँ आज भी है, आप नारकोटिक्स उत्पादन नहीं कर सकते हैं, आप बारूद का काम नहीं कर सकते हैं, कई ऐसे काम हैं, मुख्यतः 3 ऐसे काम हैं जो सरकार आज भी अपने जिम्मे में रखी है। हम लोग पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल पॉलिसी, औद्योगिक नीति पढ़ेंगे तो देखेंगे हम लोग, या अर्थव्यवस्था में सुधार की जो स्टेप बाय स्टेप सरकार के द्वारा किया गया, वो जब पढ़ेंगे तो आपको दिखाई देगा। तो दोनों ही मिलकर के काम करते हैं मिश्रित इकोनॉमी में, और यहाँ पे दोनों नियम चलता है, बाजार का भी नियम चलता है और गैर बाजार यानी सरकार का भी नियम चलता है उत्पादन और वितरण में। यानी कि सरकार भी अगर चाहे जो चीज बेचना तो सरकार बेचेगी, अपना नियम लगाएगी। जैसे हमने वितरण की बात की तो हमने कहा कि भाई गांजा, अफीम, शराब और भी तेल, या कोई भी ऐसे तेल नहीं और भी कोई ऐसे काम, तो वो सरकार ही सिर्फ करेगी, सरकार ही उसका रेट तय करेगी, सरकार ही ये कहेगी कि किसको देना है किसको नहीं देना है। तो ये गैर बाजार के नियम हो गए। तो दूसरा फीचर्स होता है मिश्रित इकोनॉमी का ये। तीसरा जो फीचर्स है वो है मिश्रित इकोनॉमी में मूल्य निर्धारण में, यानी कि कीमत का जब निर्धारण किया जाता है तो कीमत के निर्धारण में भी दोनों ही क्षेत्र काम करती हैं। किसी वस्तु का कीमत निर्धारण करना हो
तो उसमें मिश्रित इकोनॉमी में दोनों को ही ये स्वतंत्रता होती है कि दोनों ही काम कर सकते हैं। क्लियर है? चाहे अगर बाजार चाहे तो बाजार कर सकती है, कंपनी ये चाहे तो सरकार चाहे तो सरकार, यानी कि प्राइस डिटर्मिनेशन भी मिक्स्ड होता है, कीमत का निर्धारण भी दोनों ही करते हैं, पूंजीपति या पूंजीवादी व्यवस्था और समाजवादी व्यवस्था, यानी सरकार भी करती है। अब जिन चीजों को सरकार को लगता है कि इसका कीमत इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, मान लो इसेंशियल गुड है, प्राथमिक वस्तु है, जैसे हम रोटी कपड़ा मकान, अब रोटी या अनाज का कीमत हम बेतरतीब तरीके से नहीं बढ़ा सकते हैं, सरकार उसको कंट्रोल करेगी। नमक का कीमत, तेल का कीमत, दाल का कीमत, इस सब चीजों का जो मौलिक आवश्यकता है, जिसके बगैर जीवन निर्वाह मुश्किल हो जाएगा, तो सरकार उसका रेगुलेशन करती है, उसको विनियमित करती है, उसका रेट तय करती है। और कुछ ऐसे चीज है लग्जरियस गुड्स जो बहुत कम ही लोग खरीदते हैं, जो बहुत कम लोगों के द्वारा लिया जाता है, उसमें सरकार स्वतंत्र छोड़ देती है कि तुमको जितना बेचना है बेचो, उससे समाज पर कोई असर पड़ता नहीं है, बहुसंख्यक आबादी पर कोई असर पड़ता नहीं है। तो यहाँ पे रेट फिक्स करने में या प्राइस डिटर्मिनेशन में दोनों ही क्लास काम करता है। तीसरी ओर मिश्रित अर्थव्यवस्था में प्रॉफिट और वेलफेयर दोनों में काम करता है। जैसा कि हम लोग देखे थे कि कैपिटल इकोनॉमी क्या मोड में काम करता है, तो लाभ के मोड में, यानी प्रॉफिट मोड में काम करता है। कैपिटल या पूंजीवादी देखें तो ये लाभ के लिए काम करता है, प्रॉफिट के लिए, इसको प्रॉफिट चाहिए। तो दूसरी ओर समाजवादी अर्थव्यवस्था में हम क्या देखते हैं, तो समाजवादी में हम देखते हैं कि ये वेलफेयर या कल्याण के लिए काम करता है, लोगों के हित में काम करता है। अगर मान लो ऐसे समझ लो, समाजवादी अर्थव्यवस्था क्यों लॉस में चल गया, क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट को प्रायोरिटी दिया जाता था। मान लो हमको तेल चाहिए या चावल चाहिए, और पता चला चावल का उत्पादन उतना नहीं हुआ जितना है, ऐसी स्थिति में भी सरकार रेट या कीमत नहीं तय कर रही है, जो लो प्राइस बना करके पहले रखी थी आज भी रखी हुई है, बढ़ाई भी तो थोड़ी सी बढ़ाई ताकि लोगों के पर असर न पड़े। ऐसी स्थिति में क्या होगा, धीरे धीरे सरकारी उद्योग या उद्यम लॉस में चलते चले जाएंगे। पूंजीपति है, मान लो चावल और दाल बेचना है या तेल बेचना है, तो ये क्या करेगा, इसको मैक्सिमम बेनिफिट चाहिए, दिन रेट बढ़ा करके बेचने लगेगा, तो इससे भी लोगों को नुकसान होने लगता है, महंगाई आ जाएगा। तो ये दोनों सिचुएशन एकांगी है, और एकांगी व्यवस्था हमेशा ही खतरनाक होता है। ऐसी स्थिति में मिक्स इकोनॉमी में क्या किया गया कि जो भावना है, ये दोनों भावना रखा गया, वेलफेयर को भी चालू रखा गया और प्रॉफिट को भी चालू रखा गया, यानी कि इसमें भी दोनों काम किया, कल्याण भी काम किया, कल्याण की भावना भी यहाँ पे काम कर रहा है, और यहाँ पे प्रॉफिट का भावना भी काम कर रहा है। अब जो कैपिटलिस्ट है वो अपने प्रॉफिट मोड में काम कर रहा है, और सरकार जो है वो अपने कल्याण के मोड में काम कर रहा है। और सरकार कल्याण के मोड में इसलिए भी काम करती है क्योंकि सरकार चुन कर आती है, चुना जाता है सरकार को। अगर कल्याण की भावना से नहीं काम करेगी तो अगले चुनाव में वो हार जाएगी, वो सरकार में नहीं आएगी, इसीलिए वो कल्याण का काम करती है। सरकारें क्यों फ्री में घर बनाने के लिए 1.5 लाख रुपया, पैखाना शौचालय बनाने के लिए, स्कूल जाने के लिए फ्री, वस्त्र, वहां तक के भोजन, आपकी सुरक्षा पर खर्च, पता नहीं किस तरह के खर्च। हाँ, लेकिन अगर आप किसी को सिर्फ सुविधा दे रहे हैं और उससे कुछ ले नहीं रहे हैं, फायदा नहीं ले रहे हैं, तो एक समय डेड हो जाता है, वो डेड हो जाएगा। समझ में है? इसीलिए अभाव बहुत जरूरी है। अभाव होने से ही भाव प्रकट होता है। जहां अभाव होगा तभी भाव होगा। आज हम ईश्वर की आराधना क्यों करते हैं, स्तुति क्यों करते हैं, प्रार्थना क्यों करते हैं? क्योंकि हमको हमारे अंदर अभाव महसूस होता है कि मेरे पास घर नहीं है, मेरा सेहत अच्छा नहीं है, मेरे पास रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं, सब कुछ मेरे पास हो जाएगा, दिन ईश्वर को क्यों याद करेंगे? तो सरकार का जो ये है वो आपके अभाव को फुलफिल किया जाता है ताकि आप संतुष्ट होकर के उसको फिर से चुने, क्योंकि ये मानता है कि जितनी भी संसाधन है, संपत्ति है, सब के सब आप ही लोगों की है। ये इस भावना से काम करता है। लेकिन वास्तविकता में ऐसा होता नहीं है। सरकार भी अपना फायदा देखती है, और सरकार में जो लोग हैं वो व्यक्ति हैं, व्यक्ति विशेष है, वो भी अपना निजी स्वार्थ देखता है। भले ही नाम है कि हम कल्याण के लिए कर रहे हैं, लेकिन वो जो व्यक्ति है वो सन्यासी या साधु या ईश्वर थोड़े ना कि वेलफेयर में काम कर रहा है।
वो जानबूझ करके ऐसा करता है कि नहीं करेगा देन चुनाव हार जाएगा और सत्ता में नहीं आएगा। तो मिक्स इकोनॉमी में ये दोनों पैटर्न काम करता है। सरकार कल्याणकारी मोड में काम करती है तो पूंजीपति अपने फायदे के लिए काम करते हैं। जैसे आज देखो, आज हमको बहुत सारा कल्याणकारी का उदाहरण देख लो। आज हम इस कल्याण को कहां कहां देखते हैं? सब्सिडी के माध्यम से देखते हैं। सरकारें सब्सिडी देती है, रियायत जिसको कहा जाता है हर एक चीज में। जैसे आप जाएंगे राशन के दुकान, जिसको पीडीएस सिस्टम कहा जाता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, गए 1 रुपए किलो गेहूं, 2 रुपए किलो गेहूं, 1 रुपए किलो धान लेकर के चले आए, किरासन तेल लेकर के चले आए, चीनी लेकर के चले आए, पता नहीं क्या क्या लेकर के चले जाते हैं। वो क्या है? कल्याण, यानी कि गरीबों की जरूरत, जिसके पास पैसा नहीं है उनको जरूरत पूरा हो सके। आपके पास घर नहीं है, दिन सरकार आपको फ्री में 1.5 लाख रुपया देगी, आप घर बना लीजिए, तो एक कल्याण का काम हुआ। दूसरी ओर सरकार कल्याण का पैसा कहां से ला रही है? तो वो जो ज्यादा पैसा कमा रहे हैं उनसे टैक्स के रूप में वो पैसा ले लेती है कि भाई आप 5%, 10%, 20% और 30%, जैसे जैसे आय होगा इतना % आप टैक्स देंगे। कंपनी से टैक्स लेती है, कॉर्पोरेट से टैक्स लेती है, सर्विस देती है उससे टैक्स लेती है, हर एक चीज का टैक्स लेती है वो सरकार। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बिना टैक्स पूंजीवादी से टैक्स नहीं, आपसे भी टैक्स लेती है। आप जो साबुन यूज करते हैं, आप साबुन, उसमें भी आप भी टैक्स देते हैं, तो आप ही से पैसा लेती हैं। पूंजीपतियों से भी लेती है, आपसे भी पैसा लेती है और आप पे फिर खर्च कर देती है। ऐसे कान न पकड़ करके घुमा के पकड़ देती है और आपको लगता है कि सरकार काम कर रही है आपके लिए। सरकार अपने पॉकेट से कहां से पैसा लाएगी? आप ही का पैसा है, सब कुछ आप ही का है। तो इसमें दोनों सिस्टम काम करता है, वेलफेयर भी और प्रॉफिट भी। मिक्स्ड इकोनॉमी का ये दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता, आखिरी महत्वपूर्ण विशेषता है जिसको आपको जानना चाहिए। समझ में आया? ये हुआ कार्य पद्धति के आधार पर अर्थव्यवस्था का 3 प्रारूप या 3 स्वरूप। एक और अर्थव्यवस्था आया विशेष करके तब, ये हुआ थर्ड वर्ल्ड कंट्री में। अब जो सोशलिस्ट कंट्री थे, जो समाजवादी कंट्री थे, जैसे रूस, रूस कर रहे हैं, यूएसएसआर, चाइना, क्यूबा, ये सब जो कंट्री थे, उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट लाया। उसको कहा गया मार्केट सोशलिज्म, बाजार समाजवाद। ये मार्केट सोशलिज्म दरअसल वही टर्म है जिसको हम एक दिन यूज किए थे, कैपिटल सोशलिज्म, पूंजीवादी समाजवाद है। ये वही टर्म है, इसका नाम थोड़ा सा अलग है। ये है पूंजीवादी समाजवाद। इस पे हम लोग कल चर्चा करेंगे, इसको भी समझ लेंगे क्या होता है कैपिटल सोशलिज्म या बाजार समाजवाद, मार्केट सोशलिज्म। उसके बाद और भी टाइप देखेंगे हम लोग अर्थव्यवस्था के। ठीक है, इतना अगर समझ गए होंगे तो बहुत है। और याद रखिए ये सब के सब क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, तो क्या कहेंगे? क्या जवाब होगा आपका? मिक्स्ड इकोनॉमी है ना? यहां पे कैपिटलिस्ट भी काम करते हैं और सरकार भी काम करती है। तो उसके विशेषता क्या है? तो ये 4-5 पॉइंट जो बताए हैं उसको जेहन में रखिएगा, दिमाग में रखिएगा। बाकी और इसकी बारीकियां हम लोग अपकमिंग क्लास में सीखेंगे।